हेलो बच्चों। तो आगे जो पीरियड है हमारा शेड्यूल में क्या है, विकास। पहले हम जो है विकास, बाल विकास कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। आज से हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास को जो है एक सार्वभौमिक क्रिया कहा गया है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, पहले थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ मैं। तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक को हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल। एक सार्वभौमिक क्रिया है, एक यूनिवर्सल जो है एक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिया है, चाहे कोई भी देश हो, कैसी भी धरती हो, कैसा भी हो, कैसा प्रदेश हो, कैसी जाति हो, सब जगह जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो होता ही होता है। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में या इस प्रदेश तक ये सीमित रहेगा। ये हर देश में, हर प्रदेश में होता है। इसलिए से क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। और विकास का जो अर्थ होता है, कहीं ना कहीं शारीरिक वृद्धि होता है। लेकिन साथ में हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जो शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि जिसे कह सकते हैं फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि जिसे मेंटल ग्रोथ कह देते हैं, मेंटल ग्रोथ, कोमा सामाजिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि जिसे सोशल ग्रोथ कह देते हैं, तथा संवेगात्मक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि जिसे इमोशनल ग्रोथ कह देते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शारीरिक वृद्धि तो होती ही होती है विकास में। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी हो जाती है, मेंटल ग्रोथ भी हो जाती है, सामाजिक वृद्धि भी हो जाती है जिसे सोशल ग्रोथ कहते हैं, और कहीं ना कहीं संवेगात्मक वृद्धि भी हो जाती है, इमोशनल ग्रोथ भी होती है। तो ये सब बातें जो हैं, जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बताई गई है। उसके बाद विकास में जो नवीन विशेषताएं हैं वो समावेशित कर ली जाती हैं। जो नवीन विशेषताएं हैं, जिन्हें कह सकते हैं न्यू क्वालिटीज, वे समावेशित कर ली जाती हैं। इंक्लूड कर ली जाती हैं। तथा साथ ही साथ जो पुरानी विशेषताएं होती हैं विकास के साथ साथ, वो चली जाती हैं, हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो ये भी इस तरह से हम इसे समझा सकते हैं कि विकास क्या है। उसके बाद जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उनका नाम है हरलोक, तो उन्होंने भी कुछ इसके बारे में अपने विचार कहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हरलोक के अनुसार, हरलोक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरलोक, जो विकास है, विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में से कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली एक्शन है। उसमें एक ऑर्डर होता है विकास में। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक्टिविटी पहले हो जाए या कोई भी एक्टिविटी बाद में हो जाए। उसमें एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है। तो हरलोक ने कहा है बच्चों कि विकास जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित को हम बोल सकते हैं ऑर्डरली।
अतः इसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इसमें एक निश्चित क्रम को बोलते हैं सीक्वेंस। इसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है, एक सीक्वेंस है जो फिक्स होती है और वही विकास में पाई जाती है। वो जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, ये डेवलपमेंट में पाया जाता है। इसलिए हर लोग ने इसे क्या कहा है, इसे व्यवस्थित कहकर पुकारा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं वंशानुगत तथा वातावरण का एक मिश्रण है। वंशानुगत को जैसे बोल सकते हैं हेरिडिटी, और वातावरण होता है एटमॉस्फेयर। या एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं कि जब कोई बालक एक ऐसे परिवेश में आता है, या कह सकते हैं जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब वो बाल्यावस्था में आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखा गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जो उसका विकास है, जो उसका डेवलपमेंट है, कुछ वंशानुगत गुण होते हैं, हेरिडिटरी एलिमेंट्स होते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं, तथा साथ साथ में जिस वातावरण में वो आता है, जिस वातावरण में वो सीखता है, सीखने का प्रयास करता है, वो वातावरण भी कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें भी हर लोग के द्वारा नोटिस की गई हैं। तो ये भी हमने समझा कुछ पंक्तियों के द्वारा कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग है विकास के रूप। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ये विकास के रूप। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट हेडिंग है। अभी हमने समझा है कि विकास की डेफिनेशन क्या हो सकती है, और हर लोग के अनुसार या और मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास को किस तरह से समझा जा सकता है, डेवलपमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब है विकास के रूप। तो विकास के जो रूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये कहा गया है, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। इसमें जो नंबर 1 है वो है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, जिसे जैसे बोल सकते हैं चेंज इन साइज। आकार में परिवर्तन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विकास का मतलब है जो शारीरिक अंग होते हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं एक क्रम के अनुसार जो है परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे जैसे किसी बालक की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। यही जो हेडिंग है ये इसका एक रूप है, एक इसकी फॉर्म है। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसका आगे लिख सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे किसी बालक की आयु में वृद्धि होती है, जैसे जैसे बालक की आयु में, जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, तब उसमें शारीरिक विकास भी होता है। तब उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक विकास भी होता है, और शारीरिक विकास की वजह से उसके अंगों में या उसके अंगों के आकार में परिवर्तन भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। तथा अंगों के आकार में परिवर्तन भी होता है।
तो ये कहा गया है इसमें कि जो पहली फॉर्म है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है चेंज इन साइज, कि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, एज द चाइल्ड ग्रोज इन एज, तब उसके शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। देन देयर आर ए लॉट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द साइज ऑफ देयर फिजिकल पार्ट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ये इसमें कहा गया है, ये पहला प्रकार है। उसके बाद है बच्चों अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन कह दिया जाता है। अब अनुपात में परिवर्तन का क्या मतलब है, क्या आशय है, पहले मैं हैंड डाल लेता हूं। नंबर 2 है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन जिसे कैसे बोल सकते हैं, चेंज इन प्रपोर्शन। तो ये हेडिंग हमें बताता है कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, जो शारीरिक विकास होता है, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें क्या कोई अनुपात है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी अनुपात नहीं होता, उसमें कोई भी अनुपात या निश्चित अनुपात, कोई भी अनुपात या निश्चित अनुपात नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हम देखते हैं कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, विकास या डेवलपमेंट तो तभी से शुरू हो जाता है, और ये विकास की जो प्रक्रिया है तमाम उम्र चलती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कभी वृद्धि है उसकी काफ़ी बहुत तेज हो जाती है, और जो कभी उसकी स्पीड है या वृद्धि उसकी बहुत कम हो जाती है। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि जितने भी अंग हैं उनमें जो वृद्धि है, उनमें जो विकास है वो समान रूप से नहीं होता। कुछ अंग जो हैं, कुछ अंगों में जो वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है और कुछ अंगों में जो वृद्धि है कम होती है। तो इस तरह से बताया गया है अनुपात में परिवर्तन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है बच्चों पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। इंग्लिश में बोल सकते हैं चेंज इन ओल्ड फीचर्स। जो पुरानी विशेषताएं हैं, जो पुरानी रूपरेखा है, उनमें परिवर्तन। तो जैसा हमने यहाँ भी बताया था कि विकास का अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वो नवीन विशेषताओं को समावेशित करता रहता है, और जो पुरानी विशेषताएं हैं उनसे वो दूर होता चला जाता है। तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे मान लिया कोई शैशवावस्था में है, तो जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जिसे कहा जाता है इन्फेंसी, जब कोई बच्चा शैशवावस्था में होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे उसके दांत, टीथ, या उसके बाल, हेयर। ठीक, तो ये जो पुरानी अवस्था है, जो पुराने दांत है, जो पुराने बाल है, वे चले जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पुरानी रूपरेखा में कैसे होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है नवीन रूपरेखा के साथ समायोजन। नवीन रूपरेखा के साथ समायोजन, जिसे बोल सकते हैं एडजस्टमेंट टू न्यू फीचर्स। इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे जो पुराने गुण हैं वो तो चले जाएंगे, जो पुरानी रूपरेखा है वो तो चली जाएगी, और जो नवीन रूपरेखा है उसके साथ जो बच्चा है वो क्या करेगा, समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। तो नवीन रूपरेखा में हम क्या समझ सकते हैं, जैसे जब बच्चा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आ जाता है, चाइल्डहुड में आ जाता है, तो बाल्यावस्था में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड में जब वो आ जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें भागने की क्षमता का विकास हो गया है, चलने की क्षमता का विकास हो गया है। तो ये कुछ नई क्षमता आ गई है, जो नई फीचर्स है, न्यू फीचर्स है। तो न्यू फीचर्स का क्या है, एडॉप्टेशन है। कुछ नए स्थायी दांत आ जाते हैं, कुछ नए स्थायी बाल आ जाते हैं। तो
तो जो पुरानी व्यवस्था है उसे छोड़ना पड़ा है और जो नई व्यवस्था है उसके साथ समायोजन करना पड़ा है। तो ये बच्चों ने समझा है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसकी क्या क्या परिभाषा दी गई है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग था आकार में विकास के रूप। और विकास के रूप कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रपोर्शन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, चेंज इन ओल्ड फीचर्स, और नवीन रूपरेखा के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट टू न्यू फीचर्स। अब इसके बाद आगे करेंगे। अब आगे जो आएगा बच्चों वो आएगा विकास के सिद्धांत। इसे मैं रब कर देता हूं, काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी टॉपिक है इसका इंपोर्टेंट तो सभी है, और सभी टॉपिक से किसी से 1 और किसी से 2 क्वेश्चन तो बनने हैं ही हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इसमें जिसे आप छोड़ सकते हो या आप ना पढ़ना चाहें कि इसके बिना ही काम चल जाए, ऐसा संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग हो गया बच्चों, ये हेड डाल देते हैं पहले, विकास के सिद्धांत। इन्हें से बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट हेडिंग है। अब जो विकास के सिद्धांत है बहुत सारे तथ्यों पर आधारित हैं। वे तथ्य क्या है जिन्हें यहाँ पे प्रिंसिपल्स कहा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहा गया है, वे कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत हो सकता है विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। नंबर ले लेते हैं। विकास की दिशा निश्चित होती है, ये पहला पॉइंट आ गया। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट is in a fixed direction। जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की वे फिक्स डायरेक्शन में होती है, या कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। इस तरह से मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब ये समझाने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये जो सिद्धांत होता है ये 2 बातों पर निर्भर करता है जिसमें हमने पढ़ा होगा। पहला सिद्धांत तो ये है, या पहली बात तो ये है कि जो शारीरिक विकास है होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा होता है कि सबसे पहले जो विकास होता है वो केंद्रीय भागों में होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके मैं 2 पार्ट कर रहा हूं। पहला भाग सिर से पैर की ओर, जिसे हम कह सकते हैं टुवर्ड्स, कह सकते हैं फ्रॉम हेड टू लेग्स। तो मनोविज्ञानियों द्वारा ये कहा गया है और आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। जब कोई बच्चा गर्भावस्था में होता है तो गर्भावस्था में भी जो सबसे पहले विकास होता है उसके सिर का ही विकास होता है, और फिर धीरे धीरे बाकी उसका जो विकास क्रम है वो धड़ की तरफ या पैरों की तरफ होता है। तो ये सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसका वो होता है पहले केंद्रीय भागों का विकास, पहले केंद्रीय भागों का विकास। ये दूसरा सब हेडिंग हो सकता है। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्ट्स। तो इस बात से समझा सकता है कि जो विकास है ये तो हमने पढ़ लिया कि उसकी डायरेक्शन क्या है, सिर से पैर की तरफ को है।
लेकिन ये देखा गया है कि जो सबसे पहले विकास होता है वो सेंट्रल पार्ट का होता है, जैसे पेट है, एब्डोमन, तो वहाँ पे सबसे पहले विकास होगा, उसके बाद धड़ का विकास होगा और फिर अन्य जो भाग हैं उनका विकास होगा। तो विकास की जो दिशा निश्चित होती है, इसमें दो सब हेडिंग आ गए और ये पहला सिद्धांत था। उसके बाद बच्चों दूसरा है, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है ये है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल या जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये हम समझा सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इंग्लिश में लिख दिया जाए पहले कि जो डेवलपमेंट होता है इज नॉर्मल टू स्पेसिफिक, नॉर्मल टू स्पेसिफिक। ये दूसरा सिद्धांत है इसका। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों ये कहा गया है कि कोई भी बालक है वो पहले सामान्य बातों को सीखता है, धीरे धीरे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसका शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट, उसका संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, और उसका सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो वातावरण के साथ जो है एक अच्छी तरह से समायोजन कर लेता है, एक एडजस्टमेंट कर लेता है जो बाहरी वातावरण होता है उसके साथ, और वो कुछ नए नए विशिष्ट काम करने लगता है, कुछ जो है स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देता है। और इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं कि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट है विकास जो है अवस्थाओं के अनुसार होता है। तीसरा सिद्धांत है नंबर 3, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। इंग्लिश से बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। पहले वो शैशव अवस्था में था जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं, फिर वो बाल्यावस्था में आ गया जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, उसके बाद फिर पूर्व बाल्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसकी जो अवस्थाएं हैं, जो उसकी स्टेजेस हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है, और जैसे जैसे उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसका जो विकास है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, भले ही वो शारीरिक विकास हो या वो मानसिक विकास हो या किसी अन्य प्रकार का विकास क्यों ना हो। तो ये तीसरे प्रकार का सिद्धांत हो गया इसका। उसके बाद है चौथा, विकास में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं वो सदैव स्थिर रहते हैं। नंबर 4 है विकास में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं ये सदैव स्थिर रहते हैं। इसे समझते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं आर ऑलवेज स्टेबल, ये हमेशा ही स्थिर रहते हैं। तो ये जो है बच्चों चौथा सिद्धांत है विकास का। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब इस हेडिंग के द्वारा या इस सिद्धांत के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने क्या समझाने का प्रयास किया है, तो इन्होंने कहा है जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जितनी जल्दी होंगी उसका सामाजिक का विकास भी उतना ही जल्दी होगा। तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत डिफरेंसेस।
तो ये बात आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है, एक बच्चा लिया जाता है उदाहरण के तौर पे कि जो इसका शारीरिक विकास है, जो इसकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट है, बहुत तेज है, वो जल्दी ही चलने लगता है, जल्दी ही खड़ा हो गया, और वो जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं उसने अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी ही पार्टिसिपेट करना उनमें शुरू कर दिया। तो देखने को मिलता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि जो उसका सामाजिक विकास है, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है, लिख देते हैं पहले, जो उसका सामाजिक विकास है, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है बच्चों, वो भी देखने को मिला है कि वो भी काफी फास्ट है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे की क्या हो गई, प्रपोजनल हो गई। अगर फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये भी कह सकते हैं कि जो अन्य तरह के डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ही होंगे। ठीक, तो इस तरह से विकास में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं सदैव स्थिर होते हैं। अब दूसरा बच्चा ले लिया जाए कोई कि जिसका जो शारीरिक विकास है वो इतना फास्ट नहीं हो पाया, उसने चलना भी बहुत देर में शुरू किया गया था, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं बाल विकास में कि कोई बच्चा जो है 13 महीने का ही चल पड़ता है, तो कोई बच्चे को जो है 33 महीने भी लग जाते हैं। तो विकास की अवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास भी क्या होगा, स्लो होगा। इससे पता चलता है कि विकास में जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, परमानेंट होते हैं। हर एक की अलग अलग पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व बनता है और उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो पांचवा सिद्धांत है वो है बच्चों विकास की गति। पांचवा है विकास की गति, जैसे बोल सकते हैं स्पीड इन डेवलपमेंट, ये पांचवा सिद्धांत है। तो जो विकास की गति होती है वो कभी भी एक समान नहीं रहती, कभी ये जो स्पीड है, जो गति है, ये बहुत तीव्र हो जाती है और बाद में ये कभी धीमी भी हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने ये भी देखा है कि शुरुआत में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये गति जो है बहुत तेजी से होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है तो जो इसकी गति है वो मंद हो जाती है, धीमे पड़ जाती है। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विकास जो है परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। छठा सिद्धांत है विकास परिपक्वता, विकास परिपक्वता तथा शिक्षण का परिणाम होता है। ये छठा सिद्धांत है। अगर इसे इंग्लिश में बात कर लिया जाए तो हम लिखेंगे डेवलपमेंट इज अ आउटकम, डेवलपमेंट इज ए आउटकम ऑफ मैच्योरिटी एंड टीचिंग, ये हम कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत में क्या कहना चाहा मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहना चाहा है, उन्होंने कहा है कि जो विकास है वो दो टर्म पर डिपेंड करता है, एक तो परिपक्वता पर यानी कि मैच्योरिटी पर, और दूसरा शिक्षण पर यानी कि टीचिंग पर। तो किस तरह से करता है, परिपक्वता को हम कैसे समझते हैं, परिपक्वता होती है कि एक बच्चा अगर कोई अपने कार्य कर रहा है तो उन कार्य करने में उसे दूसरों की मदद नहीं लेनी पड़ी है, अगर मदद ली गई है तो बहुत ही कम मात्रा में ली गई है, तब हम उनसे कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो परिपक्व हो चुका है। लेकिन जो परिपक्वता होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। सामाजिक दृष्टि में परिपक्वता कुछ और मायने रखती है, जबकि शारीरिक दृष्टि में परिपक्वता कुछ और मायने रखती है। लेकिन परिपक्वता को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि एक ऐसी स्टेज जब बच्चा इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके बिना किसी की मदद लिए हुए। लेकिन जब हम परिणाम की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो शिक्षण जो होता है एक माहौल चाहिए, उसके लिए वातावरण चाहिए, एटलीस्ट एक टीचर चाहिए। तो ये जो होता है अपने आप नहीं हो सकता, अपने आप ही क्रिया संभव नहीं हो सकती। तो जब किसी बच्चे का विकास देखा जाता है तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये दो टर्म का परिणाम है, एक तो परिपक्वता का और एक शिक्षण का। एक तो वे कार्य
जो उसने खुद किए हैं और एक वे कार्य जो उसे सिखाए गए हैं या उसने सीखे, तब जाके उसका विकास पता चलता है। अगर मान लिया एक सफिशिएंट एज के बाद कोई बच्चा अपने बारे में, अपने भूतकाल के बारे में सोच रहा है, तो वास्तव में जो वर्तमान में वो है, वर्तमान में वो जिस स्थिति में है, ये कहीं ना कहीं उसके विकास का ही परिणाम है। ठीक, ये सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। नेक्स्ट है विकास जो है कि अविराम प्रक्रिया। नंबर 7, विकास एक अविराम प्रक्रिया। अविराम का मतलब इसमें विराम ना हो, बिना रुकने वाली क्रिया है। तो जो डेवलपमेंट है इज ए एंडलेस प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका कभी भी एंड नहीं होता। ये इसका 7वां सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक या सांस की, या कह सकते हैं अंतिम सांस तक विकास होता ही रहता है। और भले चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, क्योंकि मैं विकास कह रहा हूँ, डेवलपमेंट, मैं शारीरिक विकास नहीं कह रहा। तो विकास तो एक कई क्षेत्रों पर निर्भर करता है। अगर मान लिया अवधि के बाद शारीरिक विकास रुक भी जाता है तो कहीं ना कहीं फिर मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास चलता रहता है, साथ साथ संवेगात्मक विकास, इमोशनल टच जुड़ा होता है इंसान से। तो कहीं ना कहीं वो ताउम्र जो है विकास की क्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व रखता ही रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। तो बच्चों इस बार हमने क्या सीखा है? इस बार हमने सीखा है कि विकास के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो जो विकास के सिद्धांत है वो 7 बताए गए हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है, जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की वो फिक्स होती है। अब इसमें जो है फिर 2 सब हेडिंग बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो पहला हेडिंग है वो उसकी दिशा को बताता है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैरों की ओर होती है। और ये देखा गया है, ये फैक्ट है कि भ्रूणावस्था में भी जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब भी पहले सिर का ही विकास होता है, उसके बाद फिर उसका बाद में कहीं जाके धड़ का या फिर पैरों का विकास होता है। तो इस बात से ये सिद्ध होती है बात कि जो विकास की दिशा है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स डायरेक्शन में है, सिर से पैर की तरफ है। अगर मैं शारीरिक विकास की बात करता हूँ तो, अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता हूँ तब। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पहले केंद्रीय भागों का विकास होगा, जो सेंट्रल पार्ट होते हैं बॉडी के, पहले उनका डेवलपमेंट होगा। और ये कहा गया है कि जो पेट होता है, धड़ होता है या पेट के आसपास की जो संरचना होती है, सबसे पहले इसका विकास होता है, इसके बाद फिर अन्य भागों का विकास होता है। ये दूसरा सिद्धांत था बच्चों। उसके बाद तीसरा है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तो अवस्थाएं अभी मैं बता ही रहा था आपको, शैशव अवस्था होती है, कई मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे रोस का नाम पढ़ा होगा आपने, हरलोक है, और भी हैं। और हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से ही इन अवस्थाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वर्गीकरण किया है। हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। रोस ने कहा है कि जो शैशव अवस्था होती है वो जन्म से 3 वर्ष तक होती है, फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी, फिर 6 से 12 वर्ष तक क्या हो जाएगी? किशोरावस्था हो जाएगी, और इस तरह से आगे। लेकिन जो हर लोग हैं उसने जो वर्गीकरण किया है इसका अलग तरह से किया है। तो अवस्थाएं तो अलग अलग हो सकती है मनोवैज्ञानिक के द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, इसी हेडिंग में वो उसका भी जिक्र आएगा आगे। लेकिन अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि विकास जो है अवस्थाओं के अनुसार होता है। और ये माना गया है कि जो शैशव अवस्था होती है, इन्फेंसी, उसमें सबसे तीव्र गति से विकास होता है। उसके बाद जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। तो अवस्थाओं के अनुसार किसी विकास को आप निश्चित नहीं कर सकते। जैसे जैसे अवस्था बदलती रहेगी वैसे वैसे उसका विकास की स्पीड यानी कि जो गति है वो भी कम या ज़्यादा होती रहेगी। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पॉइंट है विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं और ये सदैव स्थिर रहते हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसा हमने पढ़ा होगा कि एक ही माता पिता के अगर 2 संतान हैं तो उनमें भी अंतर पाया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में भी अंतर पाया जाता है, उनके सामाजिक विकास में भी अंतर होगा, सोशल डेवलपमेंट भी अलग होगा।
उनके देखने का जो नज़रिया है समाज को वो अलग अलग ही होता है। उनका जो संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें भी अंतर मिलता है। किसी में संवेग बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी में संवेग बहुत कम होते हैं। यानी कि जो इमोशनली सेंसिटिव होता है पर्सन ज़्यादा वाला, किसी में जो इमोशंस बहुत कम होते हैं। इसी तरह से मानसिक विकास होता है। किसी की बुद्धि बहुत तेजी से काम करती है, किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेजी से काम नहीं करती। तो यहाँ कहा गया है कि विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। यानी कि अगर एक माता पिता है, अगर मैं बायोलॉजिकल बात करूँ, एक ही जीन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें विकास में अंतर पाया जाता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये बच्चों विकास का हो गया चौथा सिद्धांत। उसके बाद पांचवा सिद्धांत है विकास की गति, स्पीड एंड डेवलपमेंट। मैं अभी बता ही रहा था कि विकास की जो गति ऐसी नहीं होती कि एक बार विकास शुरू हो गया तो वह कांस्टेंट स्पीड से होता ही रहेगा। कभी उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी और कभी उसकी गति बहुत धीमी हो जाएगी। और मनोविज्ञान के द्वारा माना गया है कि शैशव अवस्था में या उससे तुरंत बाद में ये गति बहुत ज़्यादा होती है पूरे जीवन चक्र में। उसके बाद ये गति धीमी हो जाती है। उसके बाद बच्चों छठा सिद्धांत है विकास परिपक्वता तथा शिक्षण का परिणाम होता है। जो डेवलपमेंट है वो एक आउटकम है, एक रिजल्ट है, एक कॉन्क्लूजन है, एक परिणाम है। किसका? परिपक्वता का और शिक्षण का। तो यहाँ कैसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? जब कोई आपसे कहे कि परिपक्वता क्या है, व्हाट इज मैच्योरिटी, तो आप इसे कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। परिपक्वता मैच्योरिटी ऐसी स्टेज होती है जहां एक बालक सोच समझ से, अपनी अंतर्बूझ से, अपनी लॉजिकल पावर से, अपनी रीजनिंग पावर से सही और गलत का फैसला कर सकता हो, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, जब वो अपने सारे कार्य अपने आप स्वयं कर सके, उसे किसी दूसरे की मदद लेनी ना पड़े, तो हम उससे कह सकते हैं कि वो बच्चा, वो बालक एक परिपक्व अवस्था में है, एक मैच्योर पीरियड में है। अगर मान लिया उसे अपने कार्य को करने में किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है, तब वो मैच्योरिटी प्राप्त नहीं करता। शायद उसे मैच्योरिटी प्राप्त करने में भी और समय लगेगा। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मैच्योरिटी जो होती है आयु से संबंधित होती है, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो मैच्योरिटी होती है वो एज से संबंधित नहीं होती। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक समर्थन करते हैं वो करते हैं कि जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता, वो आयु से संबंधित नहीं होती। और हमने अपने समाज में, हमने अपनी सोसाइटी में देखा भी होगा कि कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई बालक ऐसा होता है जो बहुत ही जल्दी कम आयु में ही मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्वता हासिल कर लेता है। लेकिन ये बच्चा ऐसा होता है, एक बालक ऐसा होता है कि उसकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें फिर भी परिपक्वता के जो गुण हैं वो या तो आते ही नहीं हैं या बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम स्पीड से आते हैं। इसलिए परिपक्वता का संबंध, मैच्योरिटी का संबंध एज से नहीं माना गया है। उसके बाद शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक को अपना जो आंतरिक व्यवहार होता है उसे एक बाहरी व्यवहार के साथ जोड़ना होता है। शिक्षण कहाँ पे होगा? शिक्षण विद्यालय में होगा। एक अननोन पर्सन जिसे टीचर कहते हैं उसके सामने होगा। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो शायद उससे पहले परिचित नहीं थे, धीरे धीरे उसके परिचित होने लगे हैं। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण जिसके साथ वो समायोजित होने का प्रयास करता है, तब वो शिक्षण को प्राप्त करता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें शायद कोई बच्चा या कोई बालक अपने आप ना कर सके, उसमें दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है। तो कहा क्या है? कहा यह है कि जो विकास है, डेवलपमेंट, ये परिपक्वता और शिक्षण अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर उसका आउटकम होकर निकलेगा। इन दोनों टर्म का एक मिक्सअप होकर निकलेगा। ये इस सिद्धांत में समझाया गया है, कहा गया। उसके बाद नंबर 7 है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। तो विकास यानी डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस होता रहता है। बालक किसी भी अवस्था में हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, विकास लगातार होता रहेगा। वो एक अलग बात है कि विकास का जो प्रकार है वो रुक जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी। प्रकार से मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। जैसे कोई बच्चा अगर शैशवावस्था में है तो सामाजिक विकास बहुत कम होगा, क्योंकि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट तो तब होगा जब वो अपना परिवेश बदलेगा,
अपने एक नए वातावरण में आएगा, और जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है, वो चाइल्डहुड एज में आता है, तो उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं शैशवावस्था की बात भी करूं तो यहाँ जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। तो हर एक अवस्था में कोई विकास बहुत धीमी गति से है तो कोई विकास बहुत तीव्र गति से है, लेकिन विकास जरूर हो रहा है, डेवलपमेंट जरूर हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, एक एंडलेस प्रोसेस है। ठीक, तो इस पीरियड में बच्चों हमने सीखा कि विकास क्या है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विकास को किस तरह से डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो विकास के जो सोर्स थे वो हमने थोड़े देखे हैं, जो 4 बताए गए थे, रूपरेखा वगैरह। और फिर विकास के जो सिद्धांत है, जो डेवलपमेंट है, वो कितने हैं, 7 हैं, ये हमने देखे। अभी ये टॉपिक आगे भी चलेगा, बाकी इस पीरियड में इतना ही रहने देते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।